अगर आपको मेरे पीछे स्लाइड में ये दो इमेजेस दिख रही हैं तो आई एम श्योर कि आपने लाइफ में कभी ना कभी इसे एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। पहला वाला इज टू ब्लो आउट अ बलून और दूसरा इज जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं तो पेन या फिर क्रैम्प्स फील होना। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं बलून वाले इमेज की तो आप पहले उसमें एयर को फिल इन करते हैं, दैट इज व्हाई बलून इन्फ्लेट हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। एंड अगर आप एयर को फिल इन नहीं करेंगे तो बलून डिफ्लेट हो जाएगा जिससे उसका साइज कम हो जाएगा, विच प्रूव्स कि बलून की फंक्शनिंग के लिए एयर इज वेरी वेरी एसेंशियल, राइट। सिमिलरली अगर हम सेकंड इमेज की बात करें तो उसमें आप देख रहे हैं जब भी आप रनिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो ऐसे केस के अंदर आप इनिशियली बहुत एनर्जेटिक होते हैं और अच्छे से रन कर पाते हैं, बट स्लोली आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, पेन फील हो रहा है या ब्रेथलेसनेस हो रही है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से एनर्जी कम हो जाता है और फिर आपको पेन फील होता है। नाउ यू माइट थिंक कि मैम हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है और आप ये बोल रहे हो कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी होने से हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? क्या हमें एनर्जी न्यूट्रिशन से मिल रही है या हमें एनर्जी ऑक्सीजन से मिल रही है? तो यही जानने के लिए वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी एंड आई एम कीर्ति मेहंदी रत्ता, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज के सेशन के अंदर हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और हम ये जानेंगे कि एनर्जी कैसे मिल रही है। उससे पहले वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक टॉपिक कि आप जो दो टर्म्स पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, एक्चुअली में क्या ये सेम है कि ये डिफरेंट है? बिकॉज हमसे बचपन में कोई भी कोई क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है, सो वी ऑलवेज से कि ऑक्सीजन को लेना एंड CO2 को छोड़ना इज ब्रीदिंग या फिर दैट इज ओनली रेस्पिरेशन। बट आज के सेशन में आप जानेंगे कि दे आर नॉट द सेम थिंग। ब्रीदिंग इज सिंपली जो आप पढ़ते आए हैं O2 को अंदर लेना एंड CO2 को एक्सपेल आउट करना, राइट? ये होती है आपकी ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसके अंदर आप अपने लिए हुए खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी आप किसी मटेरियल को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं। अब आई एम श्योर आपको डेफिनेशन से थोड़ा सा क्लियर कट आइडिया नहीं लगा होगा, सो वी हैव अ इमेज का रिप्रेजेंटेशन फॉर यू जिससे आप समझेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखिए, अगर आपने डाइजेशन पढ़ा है पिछले लेक्चर्स का और नहीं पढ़ा है तो आप पहले उस लेक्चर को रेफर करेंगे, देन यू हैव टू स्टार्ट, क्योंकि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा वहां से इंटरलिंक्ड है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हो क्या रहा है। तो लेट्स से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने जाना था मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है, उससे बन जाते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं, राइट? तो इंटेस्टाइन के क्या होता है, बाहर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपको सिलेंड्रिकल शेप की पाइप्स दिख रही है, ये क्या है आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये ब्लड वेसल्स एक्चुअली में क्या करती हैं, ग्लूकोज को इंटेस्टाइन से उठा लेती है और अपने अंदर ले लेती है, राइट? तो ये ब्लड वेसल के अंदर क्या आ चुका है, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज होता है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के हर एक सेल के पास जाता है। तो लेट्स से ये हमारे पास बॉडी के सेल्स हैं, तो ये ग्लूकोज क्या होगा, बॉडी के हर सेल के पास जाएगा। और जब ये ग्लूकोज बॉडी के सेल के पास पहुंच चुका है, वहां पर जाकर इस ग्लूकोज को तोड़ के बनाई जाएगी एनर्जी। दिस इज द सिंपल फिनोमिना। ये बॉडी के हर सेल में चल रहा है, क्योंकि सेल को तो खाना चाहिए ही ना, और सेल का खाना क्या है, ग्लूकोज है, उसको तोड़ के क्या बनाया जाएगा, एनर्जी बनाई जाएगी। अब कुछ सेल्स दे आर वेरी डिमांडिंग, वो बोलते हैं कि हम जब ग्लूकोज को तोड़ेंगे, मतलब ग्लूकोज से एनर्जी बनाएंगे, तो हमें चाहिए रहेगा ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही अपना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एंड कुछ सेल्स आर वेरी वेरी इनोसेंट, वो बोलते हैं हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हम विदाउट ऑक्सीजन भी एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके दे देंगे, ठीक है? अब ये बात आती है ऑक्सीजन कौन दे रहा है इन सेल्स को, ये दे रही है आपकी लंग्स, ठीक है? तो अब आप कोरिलेट कर पाएंगे कि लंग्स से आपने ब्रीद किया है, O2 को लेते हैं, आप CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है? तो पहला प्रोसेस क्लियर है। दूसरा, डाइजेशन से आपके पास ग्लूकोज आया है, ये भी क्लियर है। तीसरा, रेस्पिरेशन में क्या है, वो जो ग्लूकोज सेल के पास गया है उसको तोड़ के एनर्जी बनाई जा रही है, और वो भी कैसे हो रही है, दो तरह से हो रही है, पहले में ऑक्सीजन चाहिए, दूसरे में नहीं चाहिए। अब आप इसको ध्यान रखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू, लेट्स से कि आपका डोमिनोज का कोई आउटलेट है,
ठीक है। और ये आप और आपके फ्रेंड है जिनको पिज्जा खाने का मन है, तो आपने डोमिनोज के आउटलेट से पिज्जा ऑर्डर किया है, तो ये पिज्जा एक्चुअली डिलीवरी बॉय लेके आता है और आपको भी दे देता है और आपके फ्रेंड को भी प्रोवाइड करा देता है। बट आप बोलते हैं कि मुझे तो पिज्जा के ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी चाहिए, तो आपको चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो दे रहा है, यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपका फ्रेंड बोलता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं विदाउट चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी काम चला लूंगा, सो दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग। ठीक है, ये आपके पास दो टाइप्स हो जाते हैं। ओके, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आप जब भी ग्लूकोज को एनर्जी तोड़ेंगे में बनाएंगे तो आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, बट हर केस में आपको एनर्जी के साथ एक कंपाउंड और मिलता है जिसका नाम होता है पायरुवेट। ये पायरुवेट क्या है ये आपको मैं अभी अगली स्लाइड में समझाऊंगी, बट आपको ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ध्यान रखना है कि एनर्जी के साथ दोनों ही केस में पहले आपको मिलेगा पायरुवेट नाम का एक कंपाउंड। चलिए, अच्छा, रेस्पिरेशन दो टाइप के हैं जैसा हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये रहा। एक में आपको ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरे में आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, राइट। तो उसी को हम अब फैक्चुअल फॉर्म में लिख लेंगे। रेस्पिरेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला हो जाता है जिसमें हमको एयर की रिक्वायरमेंट होती है, मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और दूसरा होता है जिसमें एयर नहीं चाहिए होती है, सो आई कैन से नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जिसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है उसका नाम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन को याद कैसे रखेंगे आप? एरोबिक में देखिए टर्म आता है एयर, जब आप प्रोनाउंस करें तो आपको लग रहा है एयर, AIR, एयर जैसा है ना, तो आपको एयर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से, ठीक है। एंड दूसरा टाइप का रेस्पिरेशन है जिसके अंदर एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ? एन एरोबिक। मतलब एरोबिक के आगे मैं बस AN लगा रही हूँ, एन एरोबिक। एन एरोबिक का मतलब क्या है? आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है, सो इट इज फ्री ऑफ ऑक्सीजन। अब फायदा क्या है इन दोनों को करने का? जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर आपको एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड। सो मैं लिख सकती हूँ एनर्जी इज वेरी वेरी हाई, और आई कैन सिंपली राइट अभी सिंबॉलिक फॉर्म में ATP बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको ATP बहुत ही कम मिलती है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का फ्लूइड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? आपका सेल ऑर्गेनेल होता है जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अब आपको ये भी क्लियर होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड ओवर हियर, ठीक है। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में। तो ये डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंसेस का। चलिए, अब आपको कुछ केसेस पढ़ने हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है एरोबिक केस में क्या होता है, एनारोबिक के केस में क्या होता है। पहला आप पढ़ेंगे एक जनरल स्टेप जो हमने अभी देखा कि चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ना ही पड़ता है हमें, राइट। हमने यही तो लिखा हुआ है अभी स्लाइड के अंदर। ग्लूकोज चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो चाहे ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, बट पायरुवेट में टूट रहा होता है, ओके। सो सेम आपको यहाँ पर फैक्चुअल फॉर्म में लिखा हुआ है कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है दैट इट इज C6H12O6, तो 6 कार्बन है। इसको साइटोप्लाज्म में तोड़ देता है सेल, किसमें? पायरुवेट के फॉर्म में, और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी बनती है। तो यहां तक तो याद करना बहुत आसान है क्योंकि हमने यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कि आपको दो केस पढ़ने हैं, ठीक है। आई विल जस्ट लेबल इट आल्सो। ये आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एनारोबिक के आपको दो केस पढ़ने हैं। और थर्ड केस जो है, जो कि बहुत ही प्यारा सा केस है, ये आपको पढ़ना रहेगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, यानी एरोबिक के केस में। देखो, साइटोप्लाज्म में पहला स्टेप चलता है। अगर हम बात करें एनएरोबिक की, जब ऑक्सीजन नहीं है तो पहला केस है ईस्ट सेल का, जो कि एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक होता है। तो ये क्या करता है? तोड़ लेता है पायरुवेट को, किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर। ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, आपने तोड़ा है पायरुवेट को इथेनॉल के अंदर जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो आपने क्या किया? इस 3 के 2 कार्बन तो लगा दिए, तीसरी आपने CO2 निकाल दी, तो तीनों कार्बन बैलेंस हो गए, ठीक है। तो 3 कार्बन हो गए, साथ में एनर्जी बन जाती है। दूसरा केस होता है मसल सेल का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आए हैं, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिएगा
क्या हो रहा है जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं? तो पहला स्टेप चला, ग्लूकोज पायरुवेट में बदला, पायरुवेट के साथ अब क्या होता है अगले स्टेप में, कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब लैक्टिक एसिड ये ऐसा एसिड होता है जो कि आपकी बॉडी के सेल्स में इकट्ठा होकर आपको पेन या फिर क्रैम्प्स फील करवाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ये सारे काम करता है। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि एथलीट्स को क्यों पेन फील होता है, क्रैम्प्स फील होते हैं? सिंपली बिकॉज उनके पास बॉडी में एक्सरसाइज की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। थर्ड केस इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या हो रहा है, एरोबिक के अंदर क्या हो रहा है, सिंपली वहां पे आपको मैक्सिमम एनर्जी तो मिल ही रही है, बट साथ साथ में आपको क्या मिल रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको केसेस याद रखने हैं। अब बच्चे कंफ्यूज किस में हो जाते हैं एक्चुअली कि मैम किसके अंदर, ईस्ट के अंदर क्या लैक्टिक एसिड बन रहा है, मसल के अंदर क्या बन रहा है? तो सिंपल सी ट्रिक है, देखिए जब आप ईस्ट लिखते हैं तो ई से स्पेल आ रहा है उसका, राइट? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वाई, तो उसमें ईस्ट की स्पेलिंग जो है वो ई से ऐसा लग रहा है ई से प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ई से ईस्ट है प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे, और ई से ही क्या हो जाता है, इथेनॉल हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको। एंड आप जब मसल सेल में देखें तो मसल में क्या है, MUSCLE, आप एल से याद रखें, इसमें क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, राइट? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अब क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको ऑर्गन्स पहले पता होने चाहिए, जैसा कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे पढ़ा था। तो पहले की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या होता है, देखिए फर्स्ट इज, हम लोग साथ में लेबल भी करते चलेंगे, नेजल कैविटी। दूसरा वाला इज योर, यहाँ पर दिखा नहीं रखा है, नेजल कैविटी से पहले नोस्ट्रिल भी होते हैं, बट हम स्लाइड में उसको पढ़ लेंगे अभी। नेजल कैविटी के बाद आता है आपका फैरिंग्स, थर्ड आता है आपका लैरिंग्स, फिर आता है आपका ट्रैकिया, देन कम्स योर ब्रोंकाई, देन कम्स योर ब्रोंकियोल्स, देन कम्स योर एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई किसके अंदर होती है, लंग्स के अंदर होती है। तो ये सारे ऑर्गन्स अभी आपको अगली स्लाइड में पढ़ना ही रहेगा। देखिए पहला क्या है, नोज एंड नोस्ट्रिल्स। तो नोज एंड नोस्ट्रिल्स में क्या है, आपकी नोज है, नोज की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसे बोला जाता है नोस्ट्रिल्स, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, दीज आर योर नोस्ट्रिल्स। और नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ सीलिया होता है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और सीलिया एक्चुअली किसमें हेल्प करता है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में। और कई बार आप देखते भी होंगे कि जब आप नॉर्मली ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है, आपको स्नीजिंग हो जाती है, कफिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल सीलिया के थ्रू एंटर करता है तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्स जनरेट करती है, जिससे वो एक्सपेल आउट करने की कोशिश करती है किसको, डस्ट पार्टिकल्स को। चलिए सेकेंड इज नेजल पैसेज। देखिए फॉर एग्जांपल आपकी जो नोस्ट्रिल थी ना, यहां से इस नोस्ट्रिल के बाद ये कनेक्टेड क्या होता है, नेजल पैसेज होता है, ये रहा, ठीक है। अब ये नेजल पैसेज के अंदर क्या होता है, एयर का मूवमेंट होता है, साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, एयर का जो टेम्परेचर होता है उसको बॉडी टेम्परेचर के साथ मेंटेन किया जाता है, और उसको ह्यूमिडिफाई भी किया जाता है, साथ ही में डस्ट पार्टिकल्स का भी रिमूव किया जाता है। तो ये जो है ये 3 इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ओके, थर्ड में क्या होता है, जो हम थर्ड ऑर्गन पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो होता है फैरिंग्स, और फिर हम पढ़ते हैं लैरिंग्स। देखो फैरिंग्स को बोला जाता है एक्चुअली कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी यहाँ पर आपका खाना भी आता है और आपकी एयर भी आती है। देखिए अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा कि यहाँ से आपका एयर भी आएगा, ये रहा आपका फैरिंग्स, क्योंकि नोज है यहाँ पर, या एक्सटर्नल ओपनिंग है नेजल पैसेज के लिए, और फिर यहां से आपका माउथ भी है, तो माउथ से भी खाना भी आपका यहां आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो फैरिंग्स होता है वहां पे फूड भी आता है और एयर भी आती है, तो फैरिंग्स को हम क्या बोलेंगे, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। चलिए, पर यहां से खाना अपनी अलग पाइप में घुस जाता है, एयर अपनी अलग पाइप में घुस जाती है। ओके, नेक्स्ट अब वी हैव लैरिंग्स। लैरिंग्स को आपने सुना होगा, बहुत बार हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स जो है, ये किसके बाद आता है, एक्चुअली फैरिंग्स के बाद, और इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती है जिसपे हवा पड़ती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आपने गिटार की स्ट्रिंग्स देखी होंगी, तो हम उसको चिप से या फिर फिंगर से मूव करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली लैरिंग्स में भी क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जब वो एयर की वजह से वाइब्रेट होती है तो प्रोड्यूस होती है साउंड। चलिए अगला आता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया को दूसरा नाम दे देते हैं विंड पाइप। अगर आपको पता हो, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ऐसा कोई एक पाइप पढ़ा था जो कि किसको हम बोलते हैं, ईसोफेगस को, ठीक है। तो देखिए अगर ये आपका फैरिंग्स है तो फैरिंग्स एक्चुअली में क्या होता है, खाना भी आया एयर भी आया, आगे वाले पाइप में चली जाती है आपकी क्या जाता है आगे वाले पाइप में, आपका खाना, और आगे वाले पाइप में जाती है आपकी एयर, और पीछे वाले में जाता है आपका खाना, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ओपनिंग एक है और उससे 2 पाइप निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया को हम बोल देते हैं विंड पाइप,
अब ये आपका पैसेज है, जैसे यहां से पूरा आपका जो एयर है वो मूव करती हुई आती है, ठीक है। और इस ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या कर देता है, एक्चुअली आपकी ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सी पाइप होती है तो वो टूट ना जाए, तो इसके लिए कुछ पाइप के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देखिए ये रही, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि कौन सी कार्टिलेज की कौन सी रिंग होती है, दे आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। चलिए नेक्स्ट इज ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, देखिए जैसे ट्रैकिया होता है आपका दो हिस्सों में टूट जाता है, ये रही आपकी ब्रोंकाई, ठीक है। तो ट्रैकिया आपके दो हिस्सों में टूट गया, ब्रोंकाई में ब्रोंकिया एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई आगे जाके फर्दर टूट जाती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब ब्रोंक्यूल्स आप देखें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि कोई पेड़ हो और पेड़ की रूट्स हो, तो ये पेड़ है मान लीजिए, उसकी सारी रूट्स हैं और पतली पतली उससे और रूट हेयर निकल रहे हैं, तो ये आपका ब्रोंक्यूल्स होता है। हर ब्रोंक्यूल के बाहर कुछ छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है एल्वियोलाई, ठीक है। ये एल्वियोलाई एक्चुअली में आपकी एयर को कंटेन कर देते हैं और ये इसको क्या बोलेंगे हम, एल्वियोलाई। बलून लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे एक्चुअली में एयर का एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आपको ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा लग रहा है ये आपकी जो ब्रोंक्यूल है इसके पास बहुत सारे बंच में क्या लगा हुआ है, एल्वियोलाई लगा होता है जहां पे आपकी एयर को एक्सचेंज किया जाता है। चलिए ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो लंग्स का कैसा है, ये रहा आपका ट्रैकिया, आया ब्रोंकाई में, दोनों लंग्स में टूट गया, उसके बाद बन जाते हैं पतली पतली ब्रोंक्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर, और उसके बाद निकल के आ जाती है छोटी छोटी एल्वियोलाई जो आपको यहाँ पे रेड में दिख रही है। मैं इसको ऐसे मार्क कर देती हूँ यार, दीज आर योर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इतनी ज्यादा होती है लंग्स के अंदर कि बहुत अच्छे से ये सांस लेने में और गैस का एक्सचेंज कराने में हेल्प करती है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन ताजा ताजा सांस तो आप यहीं से ले रहे हैं, ये एंटर कहाँ करती है आपकी एल्वियोलाई के पास, तो यहाँ पर आपका है एक्चुअली में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां तक पहुंचती है और CO2 यहां से आपकी बाहर निकल जाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर एल्वियोलाई। अब इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे याद रखना है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेप्स। जैसे आपने ग्रेप्स का बंच देखा होगा, देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल एल्वियोलाई यही है। जैसे मान लेते हैं आपका ग्रेप का बंच ये है, ठीक है, तो आपने पहले निकाली उससे एक पहली जो स्टेम है मेन स्टेम, उसको आपने क्या बोल दिया है, ट्रैकिया। ट्रैकिया दो हिस्सों में टूट गई, आपने बोला है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई और पतली पतली छोटी छोटी टहनियों में टूट जाती है जिसको आप क्या नाम दे देते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल के पास में क्या लगे होते हैं आपके ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलाई। चलिए नेक्स्ट अप इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम सांस कैसे लेते हैं, आपके जो लंग्स है बेटा एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं एक चेस्ट कैविटी में जो कि रिब्स और डायफ्राम की बनी है। तो अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं चेस्ट कैविटी, ये आपको दिख रहा है जो आसपास में पूरा स्ट्रक्चर है वो रिब्स का है और नीचे यहाँ पे एक डायफ्राम की मसल होती है, ठीक है। तो जब भी आप सांस लेते हैं तो उस केस के अंदर जैसे डायफ्राम की मसल ऐसी डोम शेप की होती है, जैसे ऐसी सी होती है, ठीक है। तो आप जब भी सांस लेते हैं तो एक्चुअली इनहेल और एक्सहेल कैसे कर पा रहे हैं, अब हमें ये जानना है। जब भी आप ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है, आपका जो रिब केज है ना, मान लो कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये, जैसे अगर दिस इज योर चेस्ट कैविटी जो कि रिब्स से बनी है, लेट्स से कि यहाँ पर रिब्स भी हैं और यहाँ पर डायफ्राम भी है, इसके अंदर आपके लंग्स होते हैं कुछ इधर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रैकिया है और ये ब्रोंकाई में आता है, ओके। तो यहाँ पर एक्चुअली मान लेते हैं इस बॉक्स को मैंने क्या बोल दिया है, दिस इज योर रिब्स एंड दिस इज योर डायफ्राम। अब जब भी ब्रीद इन कर देते हैं तो आपके रिब्स बाहर की ओर और ऊपर की ओर आ जाते हैं और डायफ्राम नीचे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, उससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं हूं, इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, तो जैसे ही मैं इनहेल करूंगी तो मेरा डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, रिब्स मेरे बाहर और ऊपर जाएंगे जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर देखिए वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाता है और बाहर की एयर क्या हो जाती है, अंदर मूव इन कर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस क्या होता है, एक्सहेलेशन का। एक्सहेलेशन में आपका जो ये डायफ्राम है और रिब्स है, इस पे क्या असर पड़ता है, रिब्स आपके क्या होते हैं नीचे और अंदर की ओर घुस जाते हैं, मतलब नीचे और अंदर की ओर, और डायफ्राम ऊपर हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, आपका चेस्ट कैविटी का साइज छोटा हो जाता है और प्रेशर हो जाता है ज्यादा, जिसकी वजह से एयर क्या हो जाती है, बाहर मूव कर जाती है, ओके। दिस इज हाउ एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने भी समझाया। इनहेलेशन में रिब्स का मूव कर जाते हैं अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, एयर अंदर आ जाती है, ठीक है। एक्सहेलेशन में रिब केज नीचे और अंदर, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, वॉल्यूम घट जाता है, एयर बाहर मूव कर जाती है। अब रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म के पास तो नोस्ट्रिल लंग्स नहीं होंगे, सबके पास कुछ अलग अलग मैकेनिज्म है। तो देखिए ऑर्गेनिज्म और उसके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स क्या है, पहला है
यूनिसेल का ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू अपनी एयर को अंदर लेता है, बाहर निकाल देता है। प्लांट्स कैसे करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और ये आपने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी ध्यान दिया था इस पॉइंट पे। तीसरा जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए डाल रही हूँ एंड यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ह्यूमंस के पास क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। आई वांट यू ऑल टू आंसर, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। चलिए, दिस इज ऑल फॉर आवर लेक्चर। रेस्पिरेशन हमने एक बार में खत्म किया है। नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर चैप्टर, हमारा जो आगे का ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। वी ऑल्सो हैव आवर टेलीग्राम चैनल विच इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दैट, और you can simply scan the QR so that you will be redirected to the Telegram channel. If you have any comments or any doubts, you can let us know and we will get back to you as soon as possible. Thank you very much. Bye bye.